साथियों नमस्कार। आज हम लोग हल करेंगे 2025 में 10th क्लास में पूछे गए हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को। इस प्रश्न पत्र में शुरुआत में जो 30 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। ये 30 नंबर परीक्षा में इतने महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों कि ये पूरे स्कोर को सुधार देते हैं, आपका आधार मजबूत कर देते हैं और इन्हीं से हम अच्छे से अच्छे अंक पाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 के लिए सबसे पहले निर्देश दे रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 यानी 4 प्रश्न तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। अर्थात वो ये कहना चाह रहा है कि हमने एक पद आपको दिया है, एक पैराग्राफ दिया है, इसको आप पढ़ करके नीचे जो 4 प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों के उत्तर इसी में से छांट कर लिखना है। ये पैराग्राफ आपका हो सकता है पढ़ा हुआ ना हो, लेकिन 4 नंबर इतना आसानी से मिल जाएगा, बस आपको सावधानी पूर्वक हल करना है। पहला प्रश्न है, साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है? समाज का क्या कहा जाता है? बहुत ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता। क्या कहा जाता बच्चों? दर्पण। देखेंगे क्या दर्पण विकल्प में है? हाँ, दर्पण पहला ही विकल्प हमको मिल गया। ध्यान रखना बेटा, दर्पण और तर्पण जल्दबाजी में ऐसे विकल्प धोखे से गलती से टिक हो जाते हैं और हमारा मिला मिलाया अंक हम खो देते हैं और या तो बाद में सुधारते हैं तो कटिंग करते हैं। और किसी भी उत्तर पुस्तिका में कटिंग करने का मतलब कि आप अपना नंबर कम करने का चांस बढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चों, एक नंबर वाले प्रश्न में कतई कटिंग नहीं करने की जरूरत है। सोच समझ के विधिवत लिखना। देखते हैं क्या लिखा है। पहला विकल्प है दर्पण, दूसरा लिखा है तर्पण। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है, आपको भ्रमित किया गया है कि आप गलती करें, लेकिन नहीं, धैर्य बनाने के साथ हमको आगे बढ़ना है। हमारा सही विकल्प हो जाएगा बच्चों दर्पण। बहुत बच्चे, हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं, मूल्यांकन में जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि यदि ए सही है तो बच्चा यहाँ पे सिर्फ ए बना करके छोड़ देता है। बच्चों, ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। हमारा जो विकल्प सही है, मान लिया ए सही है, लेकिन ए में क्या सही है उसका भी जिक्र हमको यहाँ पर करना होगा। और याद रखना, जो वर्तनी जैसा शब्द लिखा है बिल्कुल वैसा ही लिखना चाहिए। अपनी तरफ से उसमें किसी प्रकार की कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर जो बना होगा वो कहीं किसी विद्वान के द्वारा ही बनाया गया होगा। इसलिए हम सेम उस शब्द को उठाएंगे और नीचे उस विकल्प के साथ लिखेंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन की अभिव्यक्ति क्या है? अच्छा, ऐसे प्रश्नों में एक ऐसा शब्द छिपा होता है जिससे हमको उस पैराग्राफ में उत्तर छांटने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। एक शब्द है अभिव्यक्ति। इसके दम पर हम खोजेंगे। कहां? इस पैराग्राफ में लिखा है। माध्यम से हम विशेष की समस्याओं और उसके बाद में लिखा परिस्थितियों तथा भावनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर लिखा साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। क्या है? अभिव्यक्ति है। ये तो शब्द था। कौन चीज? बोले साहित्य। क्या? साहित्य। नोट करके रखना, याद करके रखना और आगे हम बढ़ते हैं। देखेंगे क्या साहित्य विकल्प में है। हाँ, हिंदी, साहित्य, सौंदर्य, भाषा। देखिए बच्चों,
ये प्रश्न हल आप कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हल करने का तरीका इतना विधिवत होना चाहिए कि आपसे गलती न होने पाए। तो बच्चों क्या उसमें था? साहित्य था। क्या था? साहित्य। यहां पर हम लिखेंगे बी, ठीक, और उसके बाद में हमने लिख दिया साहित्य। हमारा बिल्कुल उत्तर सही हो गया। आगे देखते हैं। लिखा है साहित्य में हम किन किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं? किसका? भावों का। अब हम फिर पैराग्राफ में जाएंगे और देखेंगे किन किन भावों का। लिखा है साहित्य में ही जातीय भावों का, किसका? जातीय भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। उत्तर क्या होगा हमारा? जातीय होगा। तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं उस प्रश्न के उत्तर को। लिखा है सामाजिक नहीं, पारिवारिक नहीं, जातीय। हाँ, यही सही होगा, सी सही है। यहां पर टिक लगाने की जरूरत आपको है भी नहीं, क्योंकि आप उत्तर उसको नीचे लिख के समझा रहे हैं। ये हो गया आपका विकल्प सी, और जैसा लिखा है विकल्प में वैसा हमने लिख दिया, जातीय। आपका 1 नंबर कतई पक्का हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है? किस काल में अंतर देखा जा सकता है? चलते हैं फिर उस पैराग्राफ में और देखते हैं। लिखा है वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। मतलब कितने? 1 2 3 4 काल में, आगे कर आदि काल के साहित्य में स्पष्ट रूप से अंतर देखा जा सकता है। कौन कौन? वीरगाथा, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। देखते हैं इसमें से विकल्प में कितने हैं। तो ये प्रश्न आपका था। वीरगाथा काल तो हमने उसमें देखा था, है ठीक है। भक्ति काल ये भी तो था, आधुनिक काल ये भी तो था। इसका मतलब हमारा विकल्प इनमें से सभी, यही सही हो जाएगा। इनमें से सभी। अब सभी है तो सभी को लिखने की इनकी और इनकी जरूरत नहीं है, सिर्फ विकल्प लिखिए डी, और डी में क्या सही? इनमें से सभी, यही सही हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक पद दिया है ना, और उस पद से आपको क्या करना है? निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ध्यान रखना बच्चों, 5 से लेकर 8 तक के जो प्रश्नों के उत्तर होंगे वो इसी पद से, इसी पद्यांश से, इसी काव्यांश से छांट करके लिखना है। पहला प्रश्न इसका, यानी 5वां प्रश्न, किसके आने पर भयभीत न होंगे? किसके आने पर भयभीत न होंगे? तो पहली लाइन लिखी है, विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे। किसका? विघ्नों का दल। क्या इसमें है कहीं पर सिंह के आने पर? नहीं भैया, तो गलत है। तूफान के आने पर? ऐसी बात तो कहीं नहीं गई है। विघ्नों का दल चढ़ाने पर, हाँ हाँ यही सही होगा, बिल्कुल सही, यही सही। विघ्नों का दल, विघ्नों का दल। तो हमारा विकल्प सी सही हो गया। और हम जब लिखेंगे उत्तर में तो बहुत सावधानी पूर्वक बच्चों लिखेंगे सी, और फिर लिखेंगे विघ्नों का दल चढ़ आने पर। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। अब आपको हम समझाते जाएंगे, लिखेंगे नहीं, कम समय में इसको हल करना है। हम टिक लगा रहे हैं, लेकिन आपको परीक्षा में लिखना है, टिक नहीं लगाना है, लिखना है, विकल्प के साथ लिखना है। लेकिन हम यहाँ पर आपको समझाएंगे सिर्फ टिक लगा के। परीक्षा में टिक नहीं बेटा लगाना, लिखना है आपको। अगला प्रश्न,
भारतवासी किसकी खातिर गर्वित कर्म यानी निंदनीय कार्य नहीं करेंगे। लिखा है कहां पर, क्षुद्र स्वार्थ के खातिर हम तो कभी न गर्हित कर्म करेंगे। किसके खातिर, क्षुद्र स्वार्थ के खातिर, है ना। विकल्प में देखते हैं क्या ऐसा मिलता है हमको, अगर मिलेगा सही हो जाएगा। बिल्कुल पहले विकल्प मिल गया, क्षुद्र स्वार्थ, है ना। लेकिन बच्चों इन प्रश्नों के विकल्पों में जो है अन्य विकल्पों को हमको देख लेना चाहिए। हालांकि यहाँ पर आपको सीधा उत्तर मिल गया और यहाँ आप लिख के उसका उत्तर दे देना। अगला प्रश्न है, कवि क्या आशा करता है। देखिए बच्चों, पहले में लिखा भारत बहुत तरक्की करेगा, भारतीय किसी से पद दलित और हीन नहीं होंगे, भारत में आपसी झगड़े नहीं होंगे, भारत में सुख और शांति होगी। यहाँ पर यह विकल्प भी मजबूत है और मजबूत ये भी है, लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों डी सही होना चाहिए, भारत में सुख और शांति। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। भारत माता हमें क्या देती है, भारत माता हमें क्या देती है। लिखा है कदली चावल अन्य विविध और क्षीर सुधा में लुटा रही है। कदली चावल अन्य विविध क्षीर सुधा में लुटा रही है। तो विकल्प हमारा देखेंगे, विकल्प कह रहे हैं घर, स्वर्ग, जीवन या खाने की विशेष विविध वस्तुएं। तो बच्चों डी विकल्प सही होगा, खाने की विविध वस्तुएं। आगे बढ़ेंगे, माँ भोजन बना रही है, निम्न में से कौन सा क्रियाभेद है। तो बच्चों माँ भोजन बना रही है, इसमें तो भैया सकर्मक होगी क्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बच्चा सो रहा है, विक्रम उपन्यास पढ़ता है, वह पानी पी रहा है, रीता पत्र लिखती है। इसमें तो ये पहला सही होगा, बच्चा सो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। क्या कह रहा, पहला प्रधान होता है और दूसरा क्या होता है। ये भैया दूसरा आश्रित होता है। क्या होता है, आश्रित होता है, आश्रित उपवाक्य। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, यह कौन सा वाक्य है। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, यह कौन सा वाक्य है। इसमें तो से जुड़े हुए हैं दो वाक्य, इसलिए ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। फिर लिखा है, हमें अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व है। हमें, अब देखो इसमें से कौन ऐसा शब्द है जो सही बैठ रहा है यहाँ पे। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, ये सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आम का एक अर्थ होता है फल। एक तो आम हो गया खाने वाला, कह रहा और दूसरा क्या होता है, आम। आसान नहीं होता भाई, आम आदमी कहेगा तो सामान्य, यही विकल्प सही बी। एक का आम हो गया फल हो गया, तो दूसरे का हो गया सामान्य। निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन है। भाववाच्य, घोड़ा दौड़ता है, किसान हल चलाता है, मां से चला नहीं जाता। हाँ यही सही होगा, मां से चला नहीं जाता, ये हो गया आपका भाववाच्य। माता पिता कौन सा समास है, यहाँ पे होना चाहिए माता पिता में कौन सा समास है। तो माता च पिता चा, चा अर्थ जहाँ पे और आ जाए माता और पिता, वहां पर द्वंद्व होता है, चा अर्थ है द्वंद्व। ठीक है, आगे देखिए, मैं काली हूं बचपन से दुबली
और मरियल भी थी। ऐसा आपने पाठ पढ़ा होगा। इस प्रश्न में सिर्फ ये पूछा जा रहा है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो बच्चों एक पाठ है एक कहानी या भी, इसको लिखा था मन्नू भंडारी ने, ये वहीं से लिया गया है, एक कहानी यह भी से। अगला प्रश्न है बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भावना उत्पन्न हुई। कैसी भावना उत्पन्न हुई लिखा है, क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव, कौन है हीन भाव, क्या इसमें हीन भाव कहीं पर मिलेगा? हीन, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, हीन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 20 के लिए सही विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा 19-20? पहले तो इसको पद को पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है आपको उस समय पढ़ लेना, और हमको सिर्फ अभी समझाना है कि हल कैसे करना है। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो बच्चों इसमें लिखा है बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धरा धर को। ये तो उत्साह एक रचना है निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उन्हीं का पाठ है उत्साह, उसी से लिया गया है, इसलिए हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कविता में बादल किसका प्रतीक है? बादल जो प्रतीक है वर्षा का, शीतलता का, फसल का, पौरुष और क्रांति का, यही सही होगा बच्चों, पौरुष और क्रांति का प्रतीक है बादल। अब अगला प्रश्न है बालक अमीरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे? बालक अमीरुद्दीन रियाज के लिए, ये बहुत सरल प्रश्न है, इसमें ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं, ये था बालाजी मंदिर में जाया करते थे। और है बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन सा था? बूढ़ा मरियल सा आदमी नहीं, ये था कैप्टन चश्मे वाला। बाल गोविंद भगत लगभग कितने वर्ष के थे? इसमें एक जगह जिक्र आता है लगभग 60 वर्ष के थे, तो 60 वर्ष सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कहानी लेखक के लिए क्या आवश्यक है? विचार, ये तो जरूरत होती है, पात्र ये भी चाहिए, घटना भी चाहिए, तो इनमें से सही जो हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, इनमें से सभी। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा? परशुराम के, शिव जी के, ब्रह्मा के, विष्णु के। ये परशुराम तो खाली गुस्सा रहे थे, लेकिन धनुष शिव जी का था, इसलिए हमारा विकल्प शिव जी वाला दूसरा सही हो जाएगा। किसका धनुष था? शिव जी का धनुष था। गोपियों ने करुई ककड़ी के समान बताया। हमने पढ़ाया है, वीडियो पढ़ा हुआ है, उसमें योग संदेश लेके आते थे उद्धव जी, तो यही योग संदेश वाला था। योग संदेश की तुलना की गई है करुई ककड़ी से, इसलिए भी सही हो जाएगा। ठीक बच्चों, आगे कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? सुख की प्राप्ति तो नहीं होगी, दुख की प्राप्ति, यह विकल्प सही बच्चों, दुख की प्राप्ति। या दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को कौन एकटक निहार रहा है? माँ, पत्नी, शिशु? शिशु निहार रहा है। कम समय में बच्चों हल करा रहे हैं, ऐसे ही बहुत प्रश्न पत्र लाएंगे आप लोगों के लिए, बस वीडियो देखते रहिए समय पे, वीडियो आपको मिले इसके लिए चाहो तो सब्सक्राइब करो, ना चाहो तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान, ये भी गलत, ये भी गलत है, नेपाल की नहीं, इंग्लैंड की थी, डी सही होगा, इंग्लैंड की थी। अंतिम प्रश्न बस है, यहीं तक समझाएंगे, अगले वीडियो मिलेगा। भोलानाथ का वास्तविक नाम पूछा जा रहा है, किसका? भोलानाथ का वास्तविक नाम भैया इनका तारकेश्वर था, सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आपको कम समय में हल करके दिखा दिया। आपको इसी प्रकार से प्रश्न मिलेगा, और इस प्रश्न पत्र को समझाने का मेरा सिर्फ आशा ये था
कि जो प्रश्न पत्र की प्रकृति होती है, प्रश्न कहाँ से लिए जाते हैं, हमको किस स्तर तक की पढ़ाई करनी चाहिए, और बहुविकल्पी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बच्चों होते हैं, वहीं से हमारा स्कोर सुधर जाता है। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों की तैयारी करिए जिससे आपके नंबर अच्छे मिलें। हम आपको इसी प्रकार से समय समय पर वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।